नमस्कार, स्वागत है आपका पर्सपेक्टिव में। मैं हूं रमेश भट्ट। पर्सपेक्टिव में हम आपको बताएंगे आज के अखबारों में कौन सी वो खबरें हैं जो सुर्खियां बनी हैं, राष्ट्रीय खबरें क्या हैं, अंतर्राष्ट्रीय जगत में क्या हलचल है, खेल की खबरों से क्या निकल कर आ रहा है और बाजार में क्या हलचल मची हुई है। लेकिन नजर नेशन वॉच पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बाजार में क्या हलचल है, लेकिन बड़ी हलचल आज देखने को मिलेगी जब नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की आज बैठक होगी। 57वीं बैठक है जिसमें 12 5 ईयर प्लान के जो अप्रोच पेपर है उसे अंतिम रूप दिया जाएगा और उसके बाद माना जा रहा है ये संसद के पटल में रखा जाएगा। साथ ही निर्यातकों को क्या पैकेज मिला है और खासकर जो अपना ट्रेड बैलेंस है उसको करने के लिए किस तरह से आगे की रूपरेखा तय की जाएगी और साथ ही साथ गेहूं का कितना न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा है। बाजार बच पर इसी पे चर्चा। और मेरे साथ जुड़ रहे हैं मनोहर मनोज। आप इकोनॉमी इंडिया के संपादक हैं और आपसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि जब मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिक्लेयर किया गया था उस समय गेहूं के समर्थन मूल्य ना बढ़ाने को लेकर नाराजगी जताई गई थी और उस समय ये कहा गया था क्योंकि प्रोक्योरमेंट अभी काफ़ी स्टॉक है गेहूं का। तो तब ये भी कहा गया मनोहर मनोज साहब की साहब 5 रुपये आपने डीजल के बढ़ा दिए तो आपने गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाना चाहिए, जो कि सीसीए ने भी कहा नहीं बढ़ाना चाहिए, लेकिन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री चाहती थी बढ़ाना। अब इसमें 65 रुपये की बढ़ोतरी की है, यानी प्रति क्विंटल 1350। आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, एमएसपी का मकसद केवल गवर्नमेंट के स्टॉक में खरीदने के लिए मूल्य निर्धारित करना भर नहीं है, बल्कि बाजार में वो परिस्थितियां उत्पन्न करना है कि उससे कम पर प्राइस पर जो है वो किसानों का अनाज या कोई भी सामान वो न बिके। तो एमएसपी जो गेहूं का तय किया गया है 1300 कुछ रुपया, 65 रुपये पर क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है, तो ये इंश्योर होगा कि मार्केट में इससे कम मूल्य पर किसान गेहूं बेचने के लिए बाध्य न हो। लेकिन हकीकत ये है, क्योंकि जो कृषि जो पेशा है वो एक सीजनल पेशा होता है, जब भी सीजन होता है उसमें ओवर सप्लाई हो जाती है, तो किस सरकार की एजेंसियां जो है उसे खरीद करके उसके प्राइस को स्टेबलाइज करती हैं और प्लस जो फूड सिक्योरिटी के लिए जो एफसीआई बना हुआ है उसमें वो स्टॉक तय करती हैं। तो मेरा ये कहना है कि जो आपकी खरीदार एजेंसियां हैं, क्योंकि एफसीआई के हर जगह गोडाउन नहीं बने हुए हैं, हर जगह उनका सेलिंग एजेंट नहीं है, तो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का सहारा लिया जाता है जिसमें कि प्राथमिक एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी का रोल होता है। लेकिन देखा यह जाता है कि वहाँ पर मान लीजिए कि 1320 या 25 रुपये पर क्विंटल गेहूँ है, तो वहाँ पर 50 रुपये से 100 रुपये बोरी रिश्वत ली जाती है और इससे ये होता है कि सीजन में जो हर बार जो है वो फसल का दाम जो है वो एमएसपी से कम रेट पर बेचने के लिए किसान बाध्य होता है और ये बहुत बड़ी विडंबना है। और इसमें जो सारी जो एजेंसीज हैं या और भी जो सारी प्राइवेट एजेंसीज हैं या बहुत सारे आटा मिल मालिक हैं, सरकार को ये एक तरीके से रेगुलेट करना चाहिए कि मार्केट में किसी भी तरीके से इसका दाम न गिरे और मैक्सिमम प्राइस भी वह भी जो है एक लिमिट को पार न करे। तो आज देश में इस बात की बड़ी ज़रूरत है कि मिनिमम प्राइस और मैक्सिमम प्राइस बड़ी इफेक्टिवली लागू हो। मिनिमम प्राइस प्रोड्यूसर को एक तरह से सेफ्टी नेट देगा और मैक्सिमम प्राइस जो है वो कंज्यूमर को सेफ्टी नेट देगा। और न केवल गेहूं बल्कि सारे उत्पाद आप देख लीजिए, अभी 24 उत्पादों में हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिक्लेयर करते हैं। 24 मिनिमम प्राइस डिक्लेयर है, लेकिन उसका मैकेनिज्म उतनी इफेक्टिवली काम नहीं करती है। और होता यह है कि सीजन में मोस्टली आप देखिए आलू का जो दाम है अभी 24-25 रुपये किलो था, लेकिन अभी 6 रुपये तक आ गया है रिटेल प्राइस, यानी किसानों से वो 2 रुपये या 3 रुपये खरीदा जा रहा होगा। तो आपके आलू के लिए हो सकता है एफसीआई ना हो, नाफेड है या और बहुत सारी स्टेट एजेंसीज हैं, इसको इफेक्टिवली अगर लागू करें तो इन्फ्लेशन का और फूड इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आप एक इफेक्टिव मैकेनिज्म दीजिए ताकि किसानों को उनके उत्पाद का बेहतर मूल्य मिल पाए। दूसरा जो सवाल है वो है एनडीसी की मीटिंग का। आज इसकी 57वीं बैठक है। 12 5 ईयर प्लान के अप्रोच पेपर को फाइनलाइज करेंगे, उसके बाद ये पार्लियामेंट के में टेबल होगा। इसमें विकास दर को कहा यह जा रहा है कि उसमें बदलाव किया जाएगा, उसके अनुमान को कम किया जाएगा। पहले सर 9% रखा था,
फिर सितंबर में 8.2% किया गया और दिसंबर अगर आज बैठक होती है, अब कहा जा रहा है कि इसको 8%, रियलिस्टिक स्टैटिस्टिक्स है कि इसके भविष्य को ध्यान में रखकर 8% ग्रोथ रेट आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ग्रोथ रेट का जो ताल्लुक है, ग्रोथ रेट, इन्फ्लेशन, फिस्कल डेफिसिट और सेविंग और इन्वेस्टमेंट का पैटर्न, ये चार जो मैक्रो इकोनॉमिक जो इंडिकेटर हैं, इस पे आपसी एक बैलेंस और कोरिलेशन बना करके ही विकास दर को अचीव किया जाता है। अगर हम 9% ग्रोथ की बात करते हैं और 5% इन्फ्लेशन होता है तो एक आइडियल स्थिति है। 2000 से 2010 के दशक में हमने जो है एक हाई ग्रोथ को छुआ जो कि 7% से अबव रहा। उसमें कुछ एनडीए शासन का भी 2008 9% ग्रोथ रेट 2000 से लेके 2010 तक का जो दशक था वो एक तरह से अबव 7% ग्रोथ का जो है दशक रहा। और आज वो ग्रोथ रेट जो है गिर रहा है, उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर है। एक तो आपका फिस्कल डेफिसिट एक बहुत बड़ा फैक्टर है, मंदी की स्थिति है, आपका जो लोन जो है वो उसका इंटरेस्ट रेट महंगा हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आपके सुधार नहीं हो पा रहे हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो काफी बढ़ गया है, फिस्कल डेफिसिट काफी अलार्मिंग है, फूड इन्फ्लेशन हाई है। तो कुल मिला जुला करके इम्बैलेंसेस आए हैं इकोनॉमी में। और प्लानिंग कमीशन आज की तारीख में, पहले देखिए कमांड इकोनॉमी थी, गवर्नमेंट कंट्रोल्ड इकोनॉमी थी, तो प्लानिंग कमीशन का रोल बहुत बड़ा होता था। आज प्लानिंग कमीशन केवल एक पॉलिसी सजेस्टिंग बॉडी के रूप में ज्यादा काम कर रहा है। उसे प्राइवेट सेक्टर को भी बुलाना है और बहुत सारे सेक्टोरल रिफॉर्म को भी एक तरह से दिशा देनी है। तो 8% का जो ग्रोथ रेट है, चूंकि सरकार ने देख लिया है कि हमारे सारे जो फिगर हैं वो फेवरेबल नहीं है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी घटा है, बीच में एफडीआई भी काफ़ी घट गया था, तो सारे सेक्टर से, चाहे एक्सटर्नल सेक्टर हो या इंटरनल सेक्टर हो, सेविंग को बढ़ाने को लेकर के हो या निवेश बढ़ाने को लेकर के हो, स्टॉक मार्केट में भी जो इन्वेस्टमेंट आ रहा था वो भी बीच में डामाडोल रहा, अब उनमें थोड़ी सी बढ़ोतरी शुरू हुई है। तो इन सबको मिलाकर के अगर रियलिस्टिक तरीके से 8% का ग्रोथ रेट अगर सरकार तय करती है तो मुझे लगता है कि वह भी अपने आप में उपलब्धि होगी अगर इसको हासिल किया जाए। चलिए, इसमें स्पेशल स्टेटस की मांग को लेकर भी आज चर्चा हो सकती है, खासकर अर्जुन मुंडा का बयान आज कुछ अखबारों में है और नीतीश कुमार तो लंबे समय से बकायदा उन्हें पूरे बिहार में यात्रा निकाली कि बिहार को आखिर क्यों नहीं स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिलना चाहिए। वहीं एक खबर और दिलचस्प है कि इकोनॉमिक ग्रोथ रेट की जब हम बात करते हैं, बिहार गुजरात से भी आगे निकल गया है, ये भी एक खबर है। अब इस खबर के आधार पे अगर आप कह रहे हैं कि आपके राज्य को स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिलना चाहिए, हालांकि मोन्टेक से अहलुवालिया ने कहा कि जो पैरामीटर हैं, जो 4 मुख्यतः पैरामीटर हैं, स्पेशल स्टेटस किन मानदंडों के आधार पर दिया जाता है, उसमें खरा नहीं उतरता बिहार। आप किस तरह से देखते हैं इसमें? देखिए, टेक्निकली मोन्टेक सिंह अहलुवालिया बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। जो स्पेशल स्टेटस का जो आधार बिंदु तय किया गया है, इंटरनेशनल बाउंड्री, हिली एरिया या जियोग्राफिकल जो है वो एरिया डिसएडवांटेज, रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं और वहाँ पर केवल पब्लिक सरकारी इन्वेस्टमेंट के जरिए इकोनॉमी चलती हो, और नेचुरल कैलेमिटी, ये चारों पांचों फैक्टर हैं, तो उसके आधार पर जो है 90% उन्हें जो है वो अनुदान दिया जाता है और 10% लोन दिया जाता है। और नॉर्मल तरीके से जो है 70% जो है लोन दिया जाता है और 30% अनुदान दिया जाता है राज्यों को। तो बिहार सरकार की ये जो मांग जो है राजनीतिक मांग है। बिहार सरकार अपने तमाम एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर के और जो उनका जो एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है, जो पहले उनका पैसा लौट जाया करता था, जो सेंटर से मिला करता था, अगर उसको वो दुरुस्त करे और उसमें वो दुरुस्त उन्होंने किया भी है तो मुझे लगता है कि वो ग्रोथ पार्ट्स को पा लेंगे। और बिहार में जो गुजरात से बढ़ने का सवाल है, तो बिहार में पिछले 15 सालों में बड़े ही नकारात्मक या स्टेबल ग्रोथ था, तो उन्हें जो भी उन्होंने गेन किया उनके लिए बोनस हुआ है, और वो चीज़ें जो है वो अचानक से बढ़ोतरी हुई हैं, तो उस हिसाब से वो गुजरात से उनकी ग्रोथ रेट ज़्यादा है। अदरवाइज अगर केवल उनका क्वांटम देखें, वॉल्यूम देखें, तो बिहार में अभी भी डेवलपमेंट होना काफ़ी बाकी है, खासकर ह्यूमन इंडिकेटर्स में वो काफी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि केंद्र और राज्यों के बीच में आर्थिक संसाधनों का जो वितरण होता है उसको लेकर के फिर से एक नई नेशनल पॉलिसी आए, क्योंकि ये हकीकत है कि सब राज्य अपने आर्थिक इमदाद के लिए, सहायता के लिए केंद्र पर निर्भर करते हैं, और आर्थिक संसाधनों का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा जो है वो केंद्र के कब्जे में है, और आप उसे फाइनेंस कमीशन के जरिए राज्यों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। नॉर्मली राज्यों के पास वही पैसा आता है जिससे वो अपने कर्मचारियों को वेतन दे सकें, पुलिस का खर्चा निकाल सकें, और डेवलपमेंट के लिए वो सेंटर पर ही डिपेंड करते हैं। बिल्कुल। एक तीसरी खबर है, निर्यातकों के लिए जो पैकेज है वो भी 1 साल के लिए, 31 मार्च को वो खत्म हो रहा था, खासकर इंटरेस्ट सब्सिडी लोन जो उनको मिल रहा था उसको 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। हमारी चिंता, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है, हमारा ट्रेड इम्बैलेंस है। ये पैकेज को आप किस तरह से देख रहे हैं? बिल्कुल, ये बहुत ही एक तरह से रिक्वायर्ड था, बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि जो हमारा जो ट्रेड अकाउंट डेफिसिट जो है, करंट अकाउंट जो डेफिसिट है, वो 2% पर जो पहले हुआ करता था वो आज की तारीख में 3.5% हो गया है।
हमारा व्यापार घाटा जो है करीब करीब 150 करीब 1.5 अरब डॉलर के बराबर चला गया है। तो ऐसे में एक्सपोर्ट को प्रोत्साहन देना, जो कि पहले से सरकार करती आ रही थी, उसे और एक्सटेंड करना जरूरी था। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ठीक है कि 31 मार्च 2013 तक जो ब्याज सब्सिडी 2% के तौर पे दी जा रही थी अलग अलग सेक्टर में, अब उसका दायरा बढ़ा दिया गया है और सारे एसएमई सेक्टर को जो है ये सुविधा दी जाएगी जिससे वो अपना एक्सपोर्ट बढ़ा सकें। कुछ फोकस एरिया चुने गए हैं, कुछ फोकस कंट्री चुने गए हैं, वहां पर इसको बढ़ाने की बात है। इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल और ड्रग प्रोडक्ट्स जोड़ा को गया बिल्कुल, जो है ज्यादा एक्सपोर्ट प्रमोशन में जोड़ा गया है। तो ये इंसेंटिव की लेकिन दरकार बहुत थी। हद तक जरूरत इस बात को देखा जाएगा कि अमेरिकी बाजार में, यूरोपीय संघ की बाजार में, एशियाई बाजार के हालात क्या होते हैं, क्योंकि वहां हालात खराब हैं। जो हमारा मेजर फोकस एरिया है, खासकर अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें इन क्षेत्रों में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मनोज साहब हमसे जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद खेल जगत में क्या कुछ चल रहा है, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे।